बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज की जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 है, ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन। पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने ईटा एमसीक्यूज ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट के जितने भी एमसीक्यूज थे, मतलब 34 तक एमसीक्यूज मेरे मैथमेटिक्स पोर्शन के साल किए थे ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 से। आज मैं 34 से लेके 40 तक क्या करूँगा, एमसीक्यूज साल करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं ई टाइम एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन KPK। एमसीक्यूज नंबर 35 ये है कि दी एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 - 8 16 - 32 विल बी। तो सारे ऑप्शन इन टर्म ऑफ n मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन सीरीज़ है, गिवन सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस और उसी सीरीज़ का हमने क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स क्लास 11 मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 4 सीखा था। चैप्टर नंबर 4 का नाम था सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप का प्रोग्रेशन थे, मतलब 3 प्रोग्रेशन हमने पढ़े थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। दूसरा हमारे पास था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज, और थर्ड वन था हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीरीज। तो हार्मोनिक तो असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। हमारे पास बस 2 किस्म का जो सीक्वेंस है वो हमारे पास सीरीज़ है, वो हमारे पास बेसिक है। पहला कौन सा है, पहला अरिथमेटिक है और दूसरा ज्योमेट्रिक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम रेशो चेक करते हैं आर को, कि आया कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव वैल्यूज के दरमियान जो कॉमन रेशो है आर वो सेम है या नहीं। दूसरा हमारे पास जो बेसिक होता है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज, एक ही चीज़ है प्रोग्रेशन। इसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि आया हर एक वैल्यूज सक्सेसिव कंसेक्यूटिव वैल्यूज के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म निकाल सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस हो। तो चलिए मैं सीरीज को उठाता हूँ। क्या है, 4 - 8 है, 16 है और -32 है। तो फिर हम R चेक करते हैं। तो R क्या है, R असल में द अपकमिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग वैल्यू। इसका हम चेक करते हैं कि आया ये सेम होते या नहीं। तो ये अपकमिंग वैल्यू है, ये प्रीसीडिंग वैल्यू है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं -8/4। इससे रिजल्ट क्या आता है, -2 आता है। सही है। फिर इसके बाद अपकमिंग वैल्यू ये होगी 16 और डिवाइड बाय प्रीसीडिंग वैल्यू -8 होगी, तो इससे भी क्या आता है, -2। फिर क्या है, अपकमिंग वैल्यू -32 और डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग वैल्यू 16 है, तो इससे भी -2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो सीरीज है इसमें जो कॉमन रेशो आर है वो सेम है। तो इसका मतलब ये प्रोग्रेशन, ये सीरीज हमारे पास कौन सा प्रोग्रेशन, कौन सा सीरीज होगा, दिस विल बी दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ज्योमेट्रिक सीरीज। सही है। अगर आप डी देखना चाहें तो डी को भी आप देख सकते हैं। तो डी असल में डिफरेंस होता है सक्सेसिव वैल्यूज के दरमियान। सो -8 से अगर -4 डिफरेंस करें इसका, तो इससे क्या आता है, -12। अपकमिंग वैल्यू माइनस द प्रीसीडिंग वैल्यू, तो इससे -12 आता है। फिर अपकमिंग वैल्यू 16 माइनस द प्रीसीडिंग वैल्यूज -8 हो, तो इससे क्या आएगा, 24। तो डिफरेंस सारे टर्म्स के दरमियान सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कौन सा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर टर्म्स के दरमियान जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एन टर्म के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो इस तरह है कि an = a1 r⁻n - 1। ये फार्मूला यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an असल में हमने n टर्म निकालना है। ऑप्शन ये सारे an ही है। a1 के वो क्या होता है, a1 पहला टर्म होता है सीरीज का। सीरीज 4 - 8 16 -32। सो 4 को हम a1 कहते हैं, पहला टर्म, -8 हमारे पास a2 होगा, 16 a3 होगा और -34 a4 होगा। मतलब ये टर्म है टर्म वाइज a1 a2 a3 a4। तो an क्या हो जाएगा, an विल बी a1 क्या है, 4 है। R क्या होता है, R कॉमन रेशो होता है। तो कॉमन रेशो यहाँ पे क्या है, -2 -2 सब के दरमियान जो कॉमन रेशो सेम है वो क्या है, R = -2 है। दिस इज एक्चुअली R। सो R -2 पुट करते हैं, सो -2 raised to the power n, तो चूंकि है ही नहीं तो n को हम n - 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा।
अब सिंप्लीफिकेशन करते 4 को इस तरह लिख सकते हैं ना 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 2 से 4 आता है। -2 को इस तरह लिखो 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 से अगेन -2 आता है और पावर n -1। फर्दर इस तरह बन जाएगा 2 पावर 2। यहाँ पे ये n-1 जो पावर है 2 पे भी है -1 पे भी है, तो दोनों पे अलग अलग लेते हैं। सो 2 पावर n-1 n टू दी -1 रेज़ टू द पावर n-1। सो यहाँ पे देखो 2 और 2 इनका पावर 2 है, इनका पावर -1 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं तो इनका पावर ऐड किया जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सही है। तो बेसिस दोनों केस में 2 है तो पावर को ऐड करते, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे n-1 है और मल्टीप्लाई बाई -1 होल रेज़ टू द पावर n-1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पावर 2 -1 से 1 आएगा और n अपनी जगह पे 2 -1 से 1, सो n+1 और यहाँ पे -1 होल पावर n-1। ये क्या गया, दिस इज द nth टर्म फॉर द गिवन geometric progression or the geometric series or the geometric sequence. So nth term will be 2 power n plus 1 minus 1 power n minus 1। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखो -1 पावर n है, 2 पावर n है, ये मैच नहीं करता, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे -1 पावर n plus 1, यहाँ पे n-1 है, तो ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पे -1 पावर n, यहाँ पे -1 पावर n-1, दिस विल बी इनकरेक्ट। पहले ऑप्शन में -1 पावर n-1, यहाँ पे भी -1 पावर n-1। फिर ऑप्शन में 2 पावर n+1, यहाँ पे भी 2 पावर n+1, मतलब दोनों टर्म मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फॉर द nth टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 36, ये भी चैप्टर नंबर 4 एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स सीक्वेंस से आया है। सीक्वेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। एमसीक्यूज ये कहता है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स that end in 5 between 100 and 600। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि 100 और 600 के दरमियान वो वैल्यूज मालूम करे जो 5 पर एंड होता है, सही है। तो ये 100 है और ये इसका रेंज क्या है 100 और 600। तो 100 और 600 के दरमियान वो नंबर्स हमने बताने हैं जो 5 के साथ क्या करता है, एंड अप करता है। तो 100 के बाद जो वैल्यूज़ 5 के साथ एंड करता है वो 105 होता है। फिर 105 के बाद जो वैल्यूज़ मतलब 5 के साथ एंड करता है वो 115 होता है, सही है। फिर इस तरह 125 होता है और ये इसी तरह जा रहा है। 600 के लेस जो वैल्यू है वो हम लेंगे। तो 600 के से लेस जो वैल्यू होती है वो होती है 595, सही है, क्योंकि ये वैल्यू किस चीज़ पे ख़त्म होती है 5 पे। एंड का है क्वेश्चन में, तो 5 पे ये ख़त्म होती है। इसके बाद हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू नहीं है जो 600 के रेंज में हो, क्योंकि अगर आप इससे बढ़ोगे तो हमारे पास 605 आएगा जो कि 5 के साथ एंड अप करेगा, वो फिर 600 से ग्रेटर होगा, लेकिन हमने इसके अंदर रेंज में लेना है। यहाँ पे भी 100 से लेस जो होती है वो 95 होती है जो 5 के साथ एंड अप करती है, लेकिन हमने 100 से ग्रेटर लेनी है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब यहाँ पे मैंने बताया पिछले एमसीक्यूज में कि हमारे पास 2 प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान हम कॉमन डिफरेंस डी चेक करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो आर चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं 115, दिस इज द अपकमिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू 105। तो इससे डिफरेंस क्या आता है 10 आता है। फिर अपकमिंग 125 माइनस प्रीसीडिंग 115, इसके दरमियान भी डिफरेंस क्या है 10 है। तो मतलब हर एक वैल्यू के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोग्रेशन इस्तेमाल होगा वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा 10 होगा, 5 नहीं 10। अब बस फार्मूला लगा के रिजल्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर दैट एंड इन 5 बिटवीन 100 एंड 600। सो फार्मूला ये होता है फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, सही है। an हमारे पास लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। n हमने असल में निकालने हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब n हमारा गोल है निकालना है। और डी कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी सक्सेसिव वैल्यूज। अब फार्मूले में पुटिंग करना है। an हमारे पास लास्ट टर्म होता है, तो गिवन सीक्वेंस में देखिए लास्ट टर्म कौन सा है 595। तो यहाँ पे पुटिंग करते हैं, सो 595।
दिस विल बी इक्वल टू a1 पहला टर्म है सीक्वेंस का, इसी सीक्वेंस का पहला टर्म कौन सा है 105, देन प्लस n-1 अपनी जगह पे क्योंकि n हमने निकालना है इंटू डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया क्या है 10 है। अब सिंप्लीफिकेशन करते थोड़ा सा, सो 595 105 को इसी साइड पे शिफ्ट करें, ये बनेगा -105, दिस विल बी इक्वल टू 10 को n के साथ मल्टीप्लाई करें 10n आ जाएगा, 10 इंटू -1 से -10 आ जाएगा। फर्दर 595 से अगर 100 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 495, सही है, और पाइप एक्स्ट्रा भी है तो मतलब 490 आएगा, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या आएगा 490 आएगा, इज इक्वल टू 10n माइनस 10। अब -10 को इसी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा 490 प्लस 10 इज इक्वल टू 10n, तो इससे क्या आएगा, इससे 500 आएगा, सो 500 इज इक्वल टू 10n, ये आ गया 490 प्लस 10 500 इज इक्वल टू 10n। तो क्या करना है अभी 500 इज इक्वल टू 10n, दोनों साइड को 10 पे डिवाइड करो, 10 के साथ कैंसिल, n आ गया यहाँ पे ये 0 के साथ कैंसिल, जस्ट 50 रह गया। इसका मतलब हमारे पास जो इंटीजर है जो 5 के साथ एंड करता है इन बिटवीन दिस सीक्वेंस 100 एंड 600, वो हमारे पास कितने हैं 50 वैल्यूज है। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अगर आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे 105 115 125 135 मैनुअली करोगे तो ये बहुत टाइम लेगा। तो मतलब अगर इस फार्मूले का इस कॉन्सेप्ट का आपको पता हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटीजर्स होंगे n इज इक्वल टू वो कितने होंगे 50 होंगे। इसका मतलब यहाँ पे MCQ नंबर 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी होगा। उसको समझते हैं, ये असल में FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से आया है जो कि इंटीग्रेशन के बाद है। ये कहता है कि a line ax plus by plus c is equal to 0, this line will be perpendicular to y axis only when a is equal to 0, b is equal to 0, minus a divided by b is infinity and c is equal to 0। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, सही है, ये लाइन का इक्वेशन है। अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पे c is equal to 0 है, तो अगर आप c को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा ax plus by is equal to 0। तो यहाँ पे आपके पास ax is equal to minus by और y will be minus ax by b इस तरह से आ जाएगा। तो ये ना तो y एक्सेस के हम इस तरह कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है ना x एक्सेस के, क्योंकि यहाँ पे y भी है x भी है, तो मतलब दिस विल बी पैरेलल टू द बोथ एक्सेस एंड y एक्सेस। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहते, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इन दोनों पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन बी, सही है। तो अगर b को 0 पुट किया जाए तो ये बनेगा ax, b को 0 पुट करेंगे तो b को 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ये बन जाएगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्दर ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, सही है। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ फॉर द जनरल फॉर्म x इज इक्वल टू लेट्स सपोज अ कांस्टेंट h, सही है। तो x इज इक्वल टू h यहाँ पे कांस्टेंट है जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में x यहाँ पे लाई करता है इसी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, सही है। तो x को आप जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करता है, तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो गया और हमें क्या रिक्वायर्ड है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, गिवन लाइन के इक्वेशन में पुटिंग करता हूँ a इज इक्वल टू 0, तो a को 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो 0 देगा, यहाँ से बी वाई विल बी माइनस सी, देन फर्दर वाई विल बी माइनस सी बाई बी, सही है। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं इसको, जनरल फॉर्म इज वाई इज इक्वल टू के इज बीइंग अ कांस्टेंट जो कि रियल वैल्यू दे सकता है, पॉजिटिव रियल भी नेगेटिव रियल भी, तो मतलब ये जो लाई करता है वाई सिर्फ वाई एक्सेस पे लाई करता है, क्योंकि वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और यहाँ पे x एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब y कोऑर्डिनेट 0 तो मतलब ये जस्ट पैरेलल ऑफ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस वाइल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस इसी केस में, लेकिन हमने परपेंडिकुलर की बात करनी है। अब इसी केस में y इज इक्वल टू k आ गया, इसका मतलब गिवन जो लाइन का इक्वेशन है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, इसी केस में परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब जब a को 0 किया जाए
तो ए को 0 करने पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन का लाइन है जनरल पाम x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो विल बी ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 38 ये कॉनिक सेक्शन से आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एमसीक्यूज ये कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सर्कल का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। पॉइंट है x1 एंड y1, इस पे हमने टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास स्लोप का होना ज़रूरी है, तो स्लोप के लिए हम इसी सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, ईच एंड एवरी टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ। सो d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर is equal to d by dx of the right hand side a square. So x square का डिफरेंशिएशन dx के साथ 2x होता है, प्लस अपनी जगह पे y square का डिफरेंशिएशन बाय पावर रूल विल बी 2y, और y इनर फंक्शन इसका डेरिवेटिव x के साथ dy by dx होगा, एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट है a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो यहाँ से 2x राइट साइड पे जाएगा, सो 2y dy by dx इसी साइड पे रह जाएगा, और ये राइट साइड पे जाके माइनस 2x बन जाएगा। 2 के साथ कैंसिल, सो रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से y डिवीजन में शिफ्ट होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स बाई वाई, ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये डेरिवेटिव असल में हमारा स्लोप है, और किस पॉइंट पे निकालना है x1 y1। सो मैं लिखूँगा कि dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1 विल बी, माइनस अपनी जगह पे x की जगह x1 और y की जगह y1, ये स्लोप आ गया। अब वो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है। अब इसको यूज़ करके हमने इसी के लिए क्या करना है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालना है। तो y अपनी जगह पे माइनस y1 अपनी जगह पे इज इक्वल टू स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस x1 ओवर y1 इंटू x माइनस x1 अपनी जगह पे। y1 को इसी साइड पे शिफ्ट करे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा y1 इसके साथ मल्टीप्लाई, सो माइनस y1 स्क्वायर, और माइनस x1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, सो यहाँ से आएगा माइनस x1 माइनस x1 इंटू माइनस x1 से आएगा प्लस x1 स्क्वायर। सही है। y1 इसी साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई y1 इसी साइड पे माइनस y1 के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, माइनस x1 x के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया। सही है। अब इसी को इसी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा x1, और ये अपनी जगह पे, और इसी को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस बनेगा, सो x1 स्क्वायर अपनी जगह पे, y1 स्क्वायर अपनी जगह पे। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमने असल में किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे, तो मतलब x को मैं x1 y1 से रिप्लेस करता हूँ, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह मैं a स्क्वायर पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, a स्क्वायर, तो ये बनेगा x1 प्लस y1 दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज भी कॉनिक सेक्शन नंबर 2 पैराबोला टॉपिक से आया हुआ है। एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला x माइनस एच होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम ऑफ फी इनटू y माइनस के। सो 4 डिफरेंट टाइप ऑप्शन गिवन है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन गिवन है x माइनस एच होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4 फी इंटू y माइनस के। तो याद रखें कि ये पैराबोला नहीं है, दिस इज एलॉन्ग y एक्स एक्सिस। सो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो याद रखें कि ये पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है, तो या तो ये अपवर्ड ओपन होगा एलॉन्ग पॉजिटिव अपवर्ड y एक्सिस, एलॉन्ग नेगेटिव यानी मतलब डाउनवर्ड y एक्सिस। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो अपवर्ड ओपन होगा क्योंकि अपवर्ड यहाँ पे भी y होता है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये तो अपवर्ड ओपन होगी, अगर नेगेटिव होगा तो फिर डाउनवर्ड ओपन होगी। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये पैराबोला इस तरह से ओपन होगी क्योंकि ये पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है तो y एक्सिस पे, और ये भी है कि ये पैराबोला क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखे हमारे पास ऑप्शन डी में जो फोकस है वो है h माइनस पी इंटू के, एफ इंटू क्या है
किधर गई, ये h माइनस पी इंटू के है। वर्टेक्स का इक्वेशन हमारे पास इस तरह होता है h और k, सही है। तो अब एलॉन्ग एक्सिस h होता है और एलॉन्ग y एक्सिस k होता है। तो यहाँ पे देखिए पैराबोला चूंकि एलॉन्ग y एक्सिस है तो यहाँ पे जो फोकस का इक्वेशन बनेगा वो इस तरह होगा, हाँ फोकस h अपनी जगह पे और k माइनस पी होगा, सही है। ये होगा इसी पैराबोला के लिए, लेकिन यहाँ पे h माइनस पी है जो गिवन है और जो एग्जैक्ट सही है वो है h इंटू के माइनस पी। तो ये दोनों ये करेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, जो गिवन है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि x h होगा और y क्या होगा, k माइनस पी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में भी इसी तरह का केस है, h प्लस पी इंटू के, मतलब यहाँ पे h अकेला होगा, इसके साथ p भी है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में देखे हमारे पास फोकस का इक्वेशन है h इंटू के प्लस पी और y क्या है k माइनस पी और x क्या है k। तो यहाँ पर ये दोनों तो करेक्ट है h इंटू के प्लस पी, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू k है, k नहीं आ सकता, x हमेशा h के बराबर होता है और y k के बराबर होता है पैराबोला के केस में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू k, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। अब रह गया ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी में है f इज एक्चुअली फोकस विच लाई ओवर हेयर एनी रैंडम पॉइंट बिलो दिस पैराबोला। सो h एंड k माइनस पी, ये फोकस है, y क्या है, y है k प्लस पी और x h है। तो मैंने बताया x हमेशा h के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है, और तो जब एलॉन्ग y एक्सिस है तो इसका जो y होगा वो बराबर होगा k प्लस पी के, सही है। और दूसरा क्या है, फोकस है जो कि x एक्सिस पे h है और y एक्सिस पे क्या है, k माइनस पी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन। आज के लेक्चर और आज की वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज नंबर 40 की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 40 असल में डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एमसीक्यूज है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। हमारे पास दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। ये पहचानेंगे किस तरह, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाए तो इसमें y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका पावर 1 होगा, पावर इज 1। इसी के साथ साथ इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसका पावर भी 1 होगा। तो जब इनका पावर 1 होगा तो इसी केस में इसी को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रखें कि अगर हमारे पास किसी तरह का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, कौन सा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल जस्ट लाइक लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक अरिथमेटिक नहीं, इसको ट्राइग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक। दिस फंक्शन ये जब किसी इक्वेशन में आ जाए तो इसको लॉगरिथमिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं, और इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। जब ये फंक्शन किसी इक्वेशन में आ जाए एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ, किस चीज़ के साथ, y के साथ, तो फिर वो इक्वेशन हमारे पास होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रखें कि जब y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स के साथ कंबाइन आ जाए तो इसी केस में भी हमारे पास कौन सा होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। ये स्टेप्स याद रखें। अब ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखें ऑप्शन डी में डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डी वाई बाई डी एक्स का जो पावर होगा हाईएस्ट, दैट पावर विल बी 1 और y का पावर भी 1 होगा। तो y का पावर तो यहाँ पे 1 है 2y में, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पावर 1 ही होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कंसिडर करते हैं। ई पावर एक्स और किस चीज़ के साथ आया है, y के साथ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो मैंने बताया कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अगर y के साथ कंबाइन आ जाए, ई पावर एक्स साइन एक्स लाइक y के साथ कंबाइन आ जाए तो फिर वो फंक्शन कौन सा होगा, वो इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज आल्सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन ए को देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास एक
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कि यहाँ पे जो होल डिग्री है इसका वो 0 है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस वाई है जिसका एज अ होल डिग्री क्या है 1 है। डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई है जिसका एज अ होल डिग्री अगर कंसिडर किया जाए तो वो 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, तो इसको हम इसलिए होमोजीनियस कहते हैं। तो मैंने बताया कि डेरिवेटिव का डिग्री भी 1 होगा, dy बाई डी का भी और y का भी, लेकिन यहाँ पे चूंकि एज अ होल डिग्री 0 है तो इसका मतलब भी इक्वेशन will be considered as a non-linear differential equation, non-linear. अब रह गया ऑप्शन बी, इसमें है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि नॉन लीनियर तब ही होगा जब आपके पास e पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आ जाए तब नॉन लीनियर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए शर्त है कि y का इसके साथ कंबाइन आना ज़रूरी है। ट्रांसडेंटल फंक्शन के साथ y डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन का होना ज़रूरी है, तो तभी वो इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या रह गया, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल उसका मल्टीप्लिकेशन डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर इकट्ठा आ गया तो फिर वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पे x है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब दिस विल बी एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ईटा MCQ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन को वाइंड अप करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।